चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक जो है ये है ध्वनि यानी साउंड। इसके सवालों को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ध्वनि में पहला क्या है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ साउंड वेव्स। इसके सवालों को कंप्लीट करते हैं। जो भी सवाल दिया गया है इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए, किसी ध्वनि तरंगे की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच का संबंध क्या होगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है v है और आवर्तकाल क्या है t है, इनके बीच के संबंध क्या होंगे। तो जो इसके बीच का संबंध होगा वो होगा n = 1/t। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, n = 1/t। अगला सवाल देखिए, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। देखिए ध्वनि तरंग जो है ये केवल निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में ध्वनि तरंग जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। इसके अलावा वायु में, पानी में, स्टील में, और अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा तो ठोस में, या फिर मेरे भाई ठोस ही आपका स्टील, इसमें यात्रा कर सकती है। लेकिन निर्वात में ध्वनि जो है ये यात्रा नहीं कर सकती, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्वनि तरंगे हैं। देखिए ध्वनि तरंगे जो हैं ये कैसी तरंगे हैं, तो मेरे प्यारे भाई राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ध्वनि जो है ये एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय। कहने का मतलब ये है कि इसमें यांत्रिक तरंग है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि इसमें असत्य कौन सा है, तो ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये गलत है। क्योंकि ये ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय नहीं यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये बात आप भी जानते हो। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर परफेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, समझने के बाद आंसर देना है, क्योंकि जल्दी का काम भाई शैतान का होता है। तो बताइए ना, बहुत बढ़िया। देखिए इसको समझिएगा, इसमें से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, उसका घनत्व ये नहीं है। इसके अलावा आयाम, गति और समय अवधि और आवृत्ति, ये जो है ध्वनि तरंग की विशेषता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ लीजिए, वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। इन तरंगों के प्रमुख अवयवों में आयाम, समय अवधि को ही आप आवर्तकाल कहते हैं, आवृत्ति एवं ध्वनि की गति जो है प्रमुख होती है। ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंग की जो गति है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, यांत्रिक तरंगे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ लीजिए, समझिए, यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है, अतः इसलिए इसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग भी है और इसकी सबसे अधिक गति ठोस में, उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम गैस में। अगर कहा जाए कि ध्वनि तरंग जो है ये सबसे ज़्यादा किस में संचरण करेगी, तो ठोस में, उसके बाद तो द्रव में, और उसके बाद कहा जाए तो गैस में। हालांकि गैस में सबसे कम संचरण करती है। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। आरआरबी जेईई परीक्षा में पूछा गया है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के असाई मात्रक को नाम दिया गया है। कहने का मतलब है ध्वनि की आवृत्ति जो है क्या होती है,
ध्वनि की जो आवृत्ति होती है ये होती है हर्ट्ज, जिसे Hz से प्रदर्शित किया जाता है। तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ लीजिए, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज जो कि 1857 से 94 के मध्य रहे, जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविज़न और रडार के विकास का रास्ता खोला। इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इन्हें सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की SI इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका आवर्तकाल। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। अगला है कि ध्वनि में से संचरण कर सकती है। अब इसमें से अगर कहा जाए ध्वनि जो है ये किस में संचरण कर सकती है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि ध्वनि जो है ये निर्वात को छोड़कर लगभग सभी में संचरण कर सकती है। तो कहा जाए तो केवल ठोस पदार्थ इसमें भी, केवल गैस इसमें भी, केवल द्रव्य पदार्थ इसमें भी, मतलब इसमें सभी विकल्प सही होगा, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्थाओं में होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से वायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि जो है ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। और अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ध्वनि जो है ये ठोस, द्रव और गैस इन सभी में वो अपनी संचरण कर सकती है। तो डी आंसर इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, कहने का मतलब है कि ध्वनि जो है ये किस में संचरण नहीं कर सकती, ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है। डी आंसर राइट हो जाएगा निर्वात में। तो ध्वनि जो है ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला सवाल देखिए, अगर गाइस आपको समझना है तो समझिए। ध्वनि सदैव तरंगों के रूप में गमन करती है, अर्थात तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती हैं। ध्वनि तरंगों के गमन करने या चलने हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों की सबसे अधिक गति ठोस पदार्थों में होती है। ठोस के बाद द्रव एवं द्रव के बाद गैस में ध्वनि की गति क्रमशः कम होती जाती है। अगला सवाल आपके सामने है कि नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ध्वनिक सुरक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनिक सुरक्षा। अगला है, ध्वनि जो है ये किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर आप बताएंगे। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर, कंपन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि जो है ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होती है तथा श्रवण इंद्रियों तक पहुंच सुनाई देती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि तरंगें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगें, प्राश्रव्य तरंगें और अपश्रव्य तरंगें। अगला है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से किस भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा के दबाव के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस में मापी जाती है? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, ध्वनि की तीव्रता जो है ये डेसिबल में मापी जाती है। सी आंसर राइट हो जाएगा, डेसिबल में मापी जाती है और इसे डीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है। अगला देखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है या फिर कहा जाए फ्रीक्वेंसी, तो ध्वनि की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, जिसे Hz से प्रदर्शित किया जाता है। वी आंसर राइट हो जाएगा, हर्ट्ज में। अगला सवाल है कि ध्वनि निम्न में से एक क्या है? कहने का मतलब है कि ध्वनि जो है ये इनमें से क्या है?
तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि इसमें से निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि ध्वनि जो है इसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन बी जो आपका ध्वनि है ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। मेरे भाई आप एक बात अच्छे से जानते हो कि प्रकाश जो है इसकी चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे प्रकाश नहीं, ऑप्शन बी ध्वनि ही होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैंने आपको पहले अच्छे से समझा भी दिया है। अगर आप सोचिए फिर अगर आपको डाउट है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि के इस गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई भी माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत कम घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होगी। ठोसों तथा धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं और ठोसों में सबसे अधिक होती है। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों के सापेक्ष अधिक और ठोसों की तुलना में कम होती है। जबकि प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। अगला सवाल देखिए, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण कैसे होते हैं या फिर किस तरीके से वो प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि ध्वनि जो है ये एक प्रकार से कहा जाए तो यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप है। वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हवा में जो ध्वनि तरंगे हैं ये होती हैं अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अगला सवाल देखिए समझिए। अगला है कि निम्न में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। निम्न में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो ध्वनि तरंग जो है ये विभिन्न माध्यमों में भ्रमण करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। समझ लीजिए ध्वनि एक प्रकार का कंपन या फिर विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि जो है एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है न कि विद्युत चुम्बकीय। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति जो है ये भी अलग अलग होती है। किसी भी तरंग जैसे ध्वनि के वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में कैसा संबंध होता है? तो लैम्डा = b/f होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। अब आपको ये बताना है कि ध्वनि जो है कैसे उत्पन्न होती है ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं में कंपन होने से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं में कंपन होने से। इसको मैंने आपको पहले ही समझाया है, इसको हम नहीं समझाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यह है कि इसमें से किस माध्यम में ध्वनि नहीं हो सकती। तो बहुत बार मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, निर्वात में ध्वनि जो है संचरण नहीं कर सकती। वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सवाल पूरा वही है मेरे प्यारे भाई। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल में जो ध्वनि की चाल है ये 1483 मीटर पर सेकंड, यानी द्रव में 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहा या फिर ठोस में 5130 मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर यहाँ पे कहा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये आपका हो जाएगा ठोस में, उसके बाद कहा जाए तो द्रव में, और उसके बाद कहा जाए तो गैस में। तो मेरे भाई इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कि साउंड वेव्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए, यह 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, ठीक है। यह मैकेनिकल तरंगे हैं, ठीक है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। ये लंबी दूरी में यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो सी आंसर आपका गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाए। बाकी मैंने एक्सप्लेन करके आपको पहले ही बता दिया गया है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वही है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में
कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो हो जाएगा आपका डी आंसर, इसे कहा जाता है संपीड़न। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संपीड़न। मेरे भाई समझ लीजिए, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व को क्षेत्र को कंप्रेशन या फिर संपीड़न तथा कम घनत्व के क्षेत्र को विरलन या फिर रियरफैक्शन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगली जो टॉपिक है आपकी वो है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स। अब इसके जो भी सवाल दिए गए हैं ये कंप्लीट करेंगे। ये जो आपका चैप्टर चल रहा है ये अभी आपका ध्वनि चैप्टर ही चल रहा है, तो ध्वनि चैप्टर में ही आपकी अगली टॉपिक जो है वो है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर। अब इसके सवाल जो भी दिए गए हैं इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल देख लीजिए, एनटीपीसी में पूछा गया मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास यानी कि ऑडिबल रेंज लगभग कितना होता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको एक बार समझ लीजिए, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर जो है ये लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले ध्वनि कंपनों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि और 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि की आवृत्ति को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? अब आप जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य जो है कुछ इस तरीके से बनता है, और इसमें जो निरूपित करने के लिए जो इस तरीके से बनता है इसको कहते क्या है? तो इसे लैम्डा कहते हैं। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका लैम्डा। अगला सवाल है आपके सामने कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का जो तीव्रता स्तर है क्या है? बिल्कुल मंद और श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0 डेसिबल। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 0 डेसिबल। और मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है ये कितना है? तो मेरे प्यारे भाई ये 60 डेसिबल है। कभी कभी एग्जाम में 60 से 70 के बीच भी ऑप्शन दे देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर आप बताएंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति है ये कितनी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज। मेरे प्यारे भाई अगर ये किलो ना लगे तो इसे यहाँ पे 1000 लग जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिए मेरे भाई, देखिए जो श्रव्य ध्वनि है या फिर ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और बाकी जो इसमें अल्ट्रासोनिक पूछा गया है, माफ़ कीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अल्ट्रासोनिक जब पूछा जाएगा तो वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जितनी भी आवृत्तियाँ होंगी उसे अल्ट्रासोनिक ही कहा जाएगा। तो सी आंसर राइट होगा। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनियाँ की आवृत्तियाँ होंगी उन्हें अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाएगा। तो सी आंसर राइट। समझ लीजिए, पराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब इन्हें सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग जो है किस में होते हैं? जैसे संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़े, वायुयान या घड़ी के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, और गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी है? तो यही आपका राइट हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितनी है? तो सवाल फिर से वही है, राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। मेरे प्यारे भाई अगर किलो हर्ट्ज लग गया तो यहाँ पे किलो के स्थान पे ही 1000 लगता है, तब किलो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता,
वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। कहने का मतलब है उच्चतम ध्वनि स्तर जो मनुष्य सहन कर सके वो क्या है, तो ये हो जाएगा वी आंसर 80 डेसिबल। अगर कहा जाए सामान्य जो होता है ये 60 डेसिबल है, मतलब सामान्य जो सुनने की श्रव्य सीमा है वो 60 डेसिबल है। बाकी सबसे अधिक कहा जाए तो 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक मनुष्य नहीं सुन सकता, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। फिर भी WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही माना है और 85 डेसिबल से अधिक मनुष्य को बहरा और 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर 45 डेसिबल ध्वनि है तो वो आपके लिए अच्छी है, आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन अगर 75 डेसिबल है तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अगर 85 डेसिबल है तो फिर वो कान को बहरा कर सकती है, मतलब सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर 150 डेसिबल है तो फिर भाई पागल ही होना पड़ेगा। अगला सवाल है आपके सामने कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ जो ध्वनि तरंगे हैं इन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक। डी आंसर राइट हो जाएगा, इंफ्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है कि आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। कहने का मतलब है कि कितनी आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब सुनने योग्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। समझिए, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है, मतलब उसके लिए श्रव्य है, मतलब वो ऑडिबल है। लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा तो फिर वो सुनने योग्य नहीं है। तो देखिए 18,000 सुन सकता है, 100 ये भी सुन सकता है, और 20,000 ये भी सुन सकता है, लेकिन 22,000 ये नहीं। तो बी आंसर आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ लीजिए अगला सवाल, अपश्रव्य या फिर इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है। अपश्रव्य या फिर इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है ये कितनी होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से कम। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो फिर उस तरह जो आवृत्ति को कहा जाता है वो कहा जाता है अपश्रव्य या फिर इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये सवाल जो है ये आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसे अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो कौन सी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राश्रव्य तरंगें। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा डी आंसर, 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पर इस डाउट को क्लियर कर लीजिए, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं और श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, एक बार अच्छे से समझो। अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। और श्रव्य तरंगे सुन लीजिए, श्रव्य तरंगे मतलब जो सुनने योग्य हों। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे जो हैं इन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं, और इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। ये ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति या फिर जो आवृत्ति है या फिर फ्रीक्वेंसी है जो मनुष्य के कान द्वारा सुनी जा सकती है, 20 हर्ट्ज होती है। और जो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति है तो उसे कहा जाएगा प्राश्रव्य तरंगे, और ये भी हमारा कान नहीं सुन सकता। इसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब सुन सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक रामबाण संग्रह सीरीज लॉन्च की गई है जो स्पेशल रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बनाई गई है मेरे प्यारे भाई, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मतलब 60% डिस्काउंट के साथ ये ई बुक आपको मिल रही है। पूरा इसमें आपको जीके, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स आपको मिल रहा है, और स्पेशल रेलवे एग्जाम्स के लिए न्यू पैटर्न पर पूरे सिलेबस को कवर करते तैयार की गई है। ये ई बुक जो है ये मात्र 39 रुपये की अभी मिल रही है। दाम तो इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए मात्र 39 रुपये की मिल रही है। तो 60%
50% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी। अगर आपको लेना है तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी स्पेशल फॉर रेलवे एग्जाम्स के लिए। खास बात ये है कि ई बुक जो है स्पेशल ये जो आपके रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बनाई गई है, ये पूरे के पूरे टॉपिक वाइज प्लस इसके अलावा इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है, ताकि पढ़ने में आपको एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ बन सके। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके लिए ई बुक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए 8948667652। केवल और केवल आप व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप करके एक बार जरूर समझ लीजिए। अगला सवाल समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि मनुष्यों के लिए श्रव्य जो ध्वनि है इसकी रेंज कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सी आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर वही नहीं बताएंगे यार। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आपका सी आंसर नहीं भाई, सी आंसर होगा कि 2000 लिखा है तो सी आंसर होगा, ठीक है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है ये कितने से अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। डी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आपकी अगली टॉपिक है ये है ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। इसको मैं अभी के लिए पूरी टॉपिक ही स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने का कारण यह है कि इसमें आपके न्यूमेरिकल के सवाल हैं, मतलब मेरे प्यारे भाई इसमें आपके संख्यात्मक सवाल हैं। तो अभी के लिए स्किप करना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल वाली क्लास होगी तब मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये ध्वनि की चाल के कुछ दो तीन सवाल आगे दिए गए हैं, अच्छे सवाल हैं। इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। ये ऐसे सवाल हैं गाइस जो आपके न्यूमेरिकल बेस नहीं है, तो इसको कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, सुपरसोनिक गति से अधिक। तो ए आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। बाकी जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं या फिर जो भी आपके सवाल दिए गए हैं वो मैं न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। तो अगली टॉपिक जो आपकी है वो है ध्वनि के अभिलक्षण, यानी कि जो ध्वनि के अभिलक्षण है उसके सवाल को कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल है कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। अब इसमें से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए आयाम, आवृत्ति और वेग ये ध्वनि तरंग की विशेषता है। हर्ज जो है ये नहीं है, तो डी आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे भाई देखिए ध्वनि तरंग की जो है कुल मिलाकर के 5 विशेषताएं हैं। क्या क्या है वो एक बार देख लीजिए। एक तो आपका तरंग है ही, तरंग दैर्घ्य, आयाम और समय अवधि, आवृत्ति, वेग या गति। ये जो है ये ध्वनि तरंग की कुल 5 विशेषताएं हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, टोन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोन, या फिर से स्वर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराध्वनिक। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, पराध्वनिक। एक बार समझ लीजिए, पराध्वनिक उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें हैं और ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। इनका उपयोग धातु के ब्लॉकों या फिर पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ये उन भागों को साफ करने में उपयोग किया जा सकता है जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव। ये अगला सवाल देखिए, सवाल है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है उसकी तीव्रता। ए आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, इसे तीव्रता कहा जाता है। अगला है कि प्रति एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो प्रति एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है इसे उस ध्वनि का टोन या स्वर या तान कहते हैं। वी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझ लीजिए, चमगादड़ उनके मार्गों में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की या बाधाओं का पता लगाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा, प्रासरव्य ध्वनि तरंगों द्वारा। तो सी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
अगला देखिए, रिक्त स्थान में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प भरें। है ध्वनि की पिच इसके निर्भर करती है, तो ध्वनि की पिच जो है ये इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। बाकी मैंने आपको ये एक्सप्लेन में पूरे अच्छे से समझा दिया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है 997 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो ये उसका आयाम, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, आयाम। ध्वनि की जो तारत्व है ये किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व है ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला सवाल है आपके सामने कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे उसका पिच कहते हैं। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसे उसका हम पिच कहते हैं। 1000 नंबर सवाल है कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। तो ध्वनि जो है ये हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि की संवेदना प्रदान करती है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, ध्वनि की संवेदन या फिर उसकी संवेदना हमें प्रदान करती है। अगला सवाल 1001 नंबर है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। सवाल समझिए। पहला सवाल, पहला ऑप्शन, ये उच्च आवृत्ति तरंगे हैं, सही है। इनका उपयोग उद्योगों में और चिकित्सा प्रयोजनों में किया जाता है, ये भी सही है। ये बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं, ये भी सही है। दोषपूर्ण स्थानों में अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, किया जा सकता है। तो डी आंसर ही आपका गलत आंसर यहाँ पे दिया गया। अगला जो देखिए टॉपिक है आपका, ये है 5वीं टॉपिक, प्रतिध्वनि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इको। तो जो अगले टॉपिक है प्रतिध्वनि या फिर इको, इसके सवाल जो भी दिए गए हैं इसको एक बार अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल 1002 नंबर है कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो एक प्रतिध्वनि और स्रोत के परावर्तक के बीच जो ध्वनि है ये लगभग, जो दूरी है ये लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। तो सी आंसर राइट हो जाएगा आपका, 17 मीटर। ठीक है। अगला है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की जो पुनरावृत्ति उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। अब समझिए, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई नया घर बने या नया नया उस पर प्लास्टर चढ़े तो आपने देखा होगा जब आप उसमें बोलते हो कुछ भी तो वो आपको आवाज़ थोड़ी सी भनक जैसी सुनाई पड़ती है, मतलब वो थोड़ी सी गमक जैसी, तो उसे ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। किसी कुएं में आप बोलोगे तो वो प्रतिध्वनि ही होता है, जो दोबारा आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे उसे इको या फिर प्रतिध्वनि ही कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जब कहीं पे कोई माइक चेक किया जाता है, कहीं पे भी कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो कहते हैं हेलो, तो थोड़ी देर बाद कहा जाता है हेलो, फिर कहता है हेलो 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 हेलो, इस तरीके से आपने सुना होगा ना, तो उसे ही कहा जाता है इको या फिर उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि। ठीक है। आगे सवाल, ऊपर के सवाल मैंने स्किप किए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसको अभी के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो उसे होता है, तो वो प्रतिध्वनि होती है। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढकते हैं। वही आंसर राइट हो जाएगा आपका, फाइबर बोर्ड। अगला सवाल है कि लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, तो परावर्तन के कारण। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, परावर्तन के कारण। अगला सवाल है कि एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा। एक ध्वनिक अनुनाद या फिर प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी आंसर होगा, संस्वरण द्विभुज यानी कि ट्यूनिक फॉर्क। वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए प्रतिध्वनि के स्रोतों से अवरोधों की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 या 17.2 मीटर। वी आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। ए आंसर राइट हो। अगला सवाल है कि एक सभागार में ध्वनि की सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे अनुरणन कहते हैं। वी आंसर राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं, तो ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नहीं अगली टॉपिक है। टॉपिक क्या है? सोनार या फिर रडार। अब इसके जो भी सवाल दिए गए हैं इसको एक बार अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन बस उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है भाई, वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सवाल पहला, सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, जो आपका हो जाएगा पानी के नीचे। यानी कि इसका उपयोग जो करते हैं वो गोताखोर लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा सोनार एक ऐसा उपकरण है जो पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, पानी के नीचे। अगला आपके सामने अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स यानी कि अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा, चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सवाल बिल्कुल वही है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया। डी आंसर राइट हो जाएगा, उसे सोनार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सोनार का अगर आपसे गाइस यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, इसको आप ध्यान। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव से। ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? फिर से वही है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि साउंड नेविगेशन, ये नोटिफिकेशन, ये रेंटिंग लिखा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ए आंसर ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। शब्द रडार जो है ये किससे व्युत्पन्न है? कहने का मतलब कि रडार का पूर्ण रूप क्या है ये आपको तो रडार का जो पूर्ण रूप है ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डी आंसर राइट हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा समझ लीजिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। रडार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। आविष्कार 1922 में टेलर एवं लियो यंग ने किया था। अगला है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वही आपका हो जाएगा सोनार का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 7वां चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की तरफ, प्रकाश, जो कि लाइट है। एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसको एक गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्योंकि एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको बेहतरीन तरीके से अब हम समझेंगे। जिसमें पहले टॉपिक होगी आपकी प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट, इसके सवालों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने उस प्यारे दोस्त तक शेयर कर दो जो भी आपके ऊपर विश्वास करता है, आपको अपना प्यारा दोस्त मानता है, उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है इस पर एक बार अच्छा सा छोटा सा कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तभी मुझे अंदर से ऊर्जा मिल पाती है और तभी मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। तो अगला जो चैप्टर है आपका वो है प्रकाश यानी लाइट। अब इसको देखेंगे।